पुणे के बाहर एक किसान को एक खरगोश बहुत परेशान कर रहा होता है। वो बंदूक लेकर उसका पीछा करता है और निशाना लगाता ही है कि अचानक गोली चलने की आवाज आती है और स्क्रीन काली हो जाती है। दूसरी तरफ पुणे में आकाश नाम का एक टैलेंटेड अंधा पियानिस्ट रहता है। वो अकेला रहता है और अपना हर काम खुद करता है, लेकिन उसके मोहल्ले का एक शरारती बच्चा हमेशा शक करता है कि आकाश असल में अंधा नहीं है। वो हर बार उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कामयाब नहीं होता। एक दिन उसी से परेशान होकर आकाश म्यूजिक शॉप पहुंचता है, जहां पता चलता है कि 1 महीने बाद वो लंदन के एक मशहूर पब में पियानो बजाने जाने वाला है। शॉप का मालिक उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसे लगता है कि अंधा होने के बाद भी आकाश ने कभी हार नहीं मानी। इसी बीच एंट्री होती है बॉलीवुड के रिटायर्ड एक्टर प्रमोद सिन्हा की। वो पुणे के एक पॉश एरिया में अपनी जवान बीवी सिमी के साथ रहता है। उम्र के बड़े फासले की वजह से लोग उन्हें जज करते हैं, लेकिन दोनों अपनी शादी में खुश है। प्रमोद की पहली शादी से एक बेटी डैनी भी है, जो कभी कभी उनसे मिलने आती है। एक दिन सड़क पार करते वक्त आकाश को एक स्कूटर टक्कर मार देता है। स्कूटर चला रही लड़की सोफी होती है। उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है, इसलिए वो आकाश को लंच पर ले जाती है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि आकाश एक पियानिस्ट है, तो वो उसे अपने पापा के रेस्टोरेंट में परफॉर्म करने का ऑफर देती है। घर लौटते ही आकाश अपना चश्मा उतारता है और यही सबसे बड़ा राज खोलता है। वो अंधा है ही नहीं, सालों से वो अंधा होने का नाटक कर रहा था। उसका मानना है कि अंधा बनकर पियानो बजाने से उसकी क्रिएटिविटी और म्यूजिक का एहसास और गहरा हो जाता है। इसी झूठ ने उसका करियर भी बना दिया था। अगले दिन आकाश पहली बार सोफी के रेस्टोरेंट में पियानो बजाता है। सब उसकी परफॉर्मेंस से हैरान रह जाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि सब उसे अंधा समझते हैं। इत्तेफाक से प्रमोद भी वही मौजूद होता है। वो इतना इम्प्रेस होता है कि अपनी और सिमी की तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर सरप्राइज देने के लिए आकाश को घर पर पियानो बजाने का इन्विटेशन दे देता है। सरप्राइज बनाए रखने के लिए प्रमोद सिमी से झूठ बोलता है कि वो शहर से बाहर जा रहा है। सिमी नाराज जरूर होती है, लेकिन मान लेती है। उसी रात तेज बारिश की वजह से सोफी को आकाश के घर रुकना पड़ता है। कपड़े बदलते वक्त आकाश देख सकता है, लेकिन अंधा होने का नाटक जारी रखता है। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां उस रात प्यार में बदल जाती है। अगले दिन आकाश प्रमोद के घर पियानो बजाने पहुंचता है। दरवाजा सिमी खोलती है और कहती है कि प्रमोद घर पर नहीं है। आकाश बताता है कि उसे खुद प्रमोद ने बुलाया था, लेकिन सिमी उसकी बात नहीं मानती। तभी एक पड़ोसी उन्हें देख लेता है, इसलिए मजबूरन सिमी उसे अंदर आने देती है। आकाश पियानो बजाना शुरू करता है, लेकिन बजाते बजाते उसकी नजर जमीन पर पड़ी प्रमोद की लाश पर पड़ती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, फिर भी वो अपना होश नहीं खोना देता और पियानो बजाता रहता है। सिमी को लगता है कि आकाश अंधा है, इसलिए उसके पास लाश छुपाने का वक्त है। थोड़ी देर बाद आकाश बाथरूम जाने का बहाना करता है। वहां उसे लाश साफ दिखाई देती है और बाथरूम के अंदर एक अनजान आदमी भी छुपा मिलता है। सब कुछ देखने के बाद भी आकाश ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ नजर ही ना आ रहा हो। फ्लैशबैक में पता चलता है कि सिमी और वो अनजान आदमी अफेयर में थे। प्रमोद ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था, इसलिए घबराहट में दोनों ने उसे गोली मार दी। इधर आकाश पियानो बजाता रहता है, उधर दोनों कातिल लाश को सूटकेस में भर देते हैं। फिर सिमी ऐसे एक्टिंग करती है जैसे प्रमोद घर लौट आया हो। आकाश भी नाटक में साथ देता है और वहां से निकल जाता है। बाहर आते ही वो सड़क किनारे बैठ जाता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी साकू नाम की लॉटरी टिकट बेचने वाली औरत उसकी मदद करती है और उसके लिए रिक्शा बुलाती है। रिक्शा ड्राइवर मुरली आकाश को पहचान लेता है और उसकी बात पर सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है। आकाश सब सच बताने ही वाला होता है कि तभी हेड इंस्पेक्टर मनोहर वहां आ जाता है और ये देखकर आकाश के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मनोहर वही आदमी था जो सिमी के साथ मिलकर प्रमोद के मर्डर में शामिल था। आकाश तुरंत अपनी बात बदल देता है और पुलिस को बताता है कि उसकी बिल्ली का खून हो गया है। मनोहर को उस पर शक हो जाता है। वो आकाश के घर जाकर ये पक्का करना चाहता है कि वो वाकई अंधा है और उसे प्रमोद के मर्डर के बारे में कुछ पता नहीं। टेस्ट लेने के लिए वो अचानक उसकी तरफ चाकू फेंकता है, लेकिन आकाश बिना पलक झपकाए अपना नाटक जारी रखता है। मनोहर के जाते ही आकाश रेस्टोरेंट पहुंचता है और बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करने लगता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। थोड़ी देर बाद सिमी भी वहां आ जाती है और सबको आराम से बताती है कि प्रमोद काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। अगली सुबह खबर आती है कि प्रमोद की मौत एक लूट के मामले में हुई है। पुलिस का कहना होता है कि उसकी लाश पुल के पास गाड़ी में मिली और उसकी घड़ी और गहने गायब थे। असल में पूरा केस हेड इंस्पेक्टर मनोहर ने अपने हाथ में ले लिया था ताकि असली सच कभी बाहर न आ सके। जांच के लिए प्रमोद की बेटी डैनी, सिमी और आकाश को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। डैनी अपने पिता की मौत से टूट चुकी होती है और सिमी से सहारा मांगती है, बिना ये जाने कि उसके पिता की कातिल वही है। दूसरी तरफ आकाश सब कुछ जानते हुए भी डर के मारे चुप रहता है। उसे लगता है अगर इसने सच बोल दिया तो उसका अंजाम भी
प्रमोद जैसा होगा। अंतिम संस्कार के दौरान पड़ोस में रहने वाली मिसेस डीसा पुलिस को बताती है कि मौत वाले दिन उसने आकाश को प्रमोद के घर जाते देखा था और उसे पूरी कहानी पर शक है। ये बात सिमी भी सुन लेती है। उसे लगता है कि अगर बुढ़िया और खुदाई करेगी तो सब सच सामने आ जाएगा, इसलिए मौका मिलते ही वो उसे बालकनी से धक्का देकर मार देती है। बदकिस्मती से आकाश ये सब देख लेता है, लेकिन दूसरी बार भी उसे अंधा होने का नाटक करना पड़ता है। घबराया हुआ आकाश घर पहुंचकर सोफी को कॉल करता है ताकि सब सच बता सके, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वही शरारती बच्चा छुपकर उसकी वीडियो बना रहा है, जिसमें साफ दिख रहा होता है कि आकाश असल में अंधा नहीं है। सोफी के आने से पहले ही सिमी प्रमोद की अंतिम संस्कार की मिठाई लेकर आकाश के घर पहुंच जाती है। आकाश सावधान रहता है और उसे अंदर बुला लेता है। जब वो कॉफी बनाकर मुड़ता है तो देखता है कि सिमी गोस्ट फेस मास्क पहने खड़ी है। वो बस ये देखना चाहती थी कि आकाश सच में अंधा है या नहीं, लेकिन आकाश कोई रिएक्शन नहीं देता। कुछ देर बाद सिमी उस पर बंदूक तान देती है। डर के मारे आकाश सच कबूल कर लेता है और वादा करता है कि वो किसी को मर्डर के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि तुरंत लंदन चला जाएगा। इतना कहना ही था कि उसका सिर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। दरअसल सिमी ने मिठाई में नशा मिला दिया था। थोड़ी देर बाद सोफी उससे मिलने आती है। शरारती बच्चा उसे वीडियो दिखा देता है, जिससे साबित हो जाता है कि आकाश अंधा नहीं था। गुस्से में सोफी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा सिमी खोलती है। वो जानबूझकर बिना कपड़ों के सामने आती है और ऐसा दिखाती है जैसे उसने आकाश के साथ रात गुजारी हो। ये देखकर सोफी का दिल टूट जाता है और वो बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। कई घंटों बाद आकाश की आंख खुलती है। वो आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे सच में कुछ दिखाई नहीं देता। सिमी ने उसे हमेशा के लिए अंधा बना दिया था। अब चाहे वो सच भी बोले, कोई उसका यकीन नहीं करेगा। वो सोफी को कॉल करता है, लेकिन सोफी उसका नंबर ब्लॉक कर चुकी होती है। इधर इस सब के बाद मनोहर और सिमी के रिश्ते में भी दरार आ जाती है। मनोहर गुस्से में कहता है कि आकाश को अंधा नहीं, सीधा मार देना चाहिए था, लेकिन सिमी कहती है कि वो सीरियल किलर नहीं है। इसलिए मनोहर खुद रात में आकाश को खत्म करने निकल पड़ता है। वो चुपके से घर में घुसकर आकाश का गला घोंटने की कोशिश करता है। आकाश किसी तरह उसे जख्मी करके भाग निकलता है, लेकिन अब सच में अंधा होने की वजह से रास्ते समझना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख अस्पताल में खुलती है। वहाँ डॉक्टर स्वामी, रिक्शा ड्राइवर मुरली और लॉटरी टिकट बेचने वाली साकू मौजूद होते हैं। वो बताते हैं कि रात को आकाश सड़क पर मिला था, इसलिए उसे अस्पताल ले आए। आकाश सबसे पहले आंखों पर इलाज करवाना चाहता है और फिर देश छोड़कर भागने का प्लान बनाता है, लेकिन घंटे बीत जाते हैं और कोई डॉक्टर उसकी आंखों का चेकअप नहीं करता। बाहर डॉक्टर स्वामी, मुरली और साकू आपस में पैसे बांटने की बात कर रहे होते हैं। असल में तीनों मिलकर आकाश के ऑर्गन्स ब्लैक मार्केट में बेचने वाले होते हैं, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं है। जब उसे ऑपरेशन बेड पर लिटाया जाता है तो आकाश उनकी बातें सुन लेता है और घबरा जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों उसे पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। बेहोश होने से पहले आकाश अचानक बोलता है कि साकू के हाथ पर भगवान शिव का टैटू है। ये सुनकर तीनों एकदम सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये बात किसी ने भी आकाश को कभी बताई ही नहीं थी। तीनों को लगता है कि ये भगवान का इशारा है, इसलिए वो आकाश को मारने का प्लान छोड़ देते हैं। होश में आने के बाद वो आकाश से पूछते हैं कि क्या वो वाकई अंधा है। आकाश हाँ कहता है और उन्हें पैसे कमाने का उससे भी बड़ा तरीका बताता है। वो प्रमोद के मर्डर की पूरी कहानी सुना देता है और बताता है कि कातिलों के पास करोड़ों रुपए हैं। अगर उन्हें ब्लैकमेल किया जाए तो सबकी जिंदगी बन सकती है। लालच में आकर तीनों उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद आकाश डैनी के साथ सिमी के घर में पियानो बज रहा होता है। ये देखकर सिमी घबरा जाती है। उसे डर होता है कि कहीं आकाश सब सच न बता दे। वो तुरंत मनोहर को फोन करके एक जगह बुला लेती है और बहाने से आकाश को कार में बिठा लेती है ताकि उसे मनोहर के हवाले कर सके। रास्ते में आकाश उससे 10 लाख रुपए मांगता है ताकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवा सके और हमेशा के लिए चुप रहे। सिमी मना कर देती है, लेकिन आकाश पहले ही अपनी चाल चल चुका होता है। मुरली अपनी रिक्शा से उनकी गाड़ी रोक देता है और मौका मिलते ही सिमी को बेहोश कर दिया जाता है। तीनों उसे किडनैप करके मनोहर से भारी फिरौती वसूलने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद आकाश मनोहर की बीवी रसिका को कॉल करके सारा सच बता देता है। वो धमकी देता है कि अगर 1 करोड़ रुपए नहीं मिले तो मनोहर की सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। गुस्से में रसिका अपना आपा खो बैठती है और पति को जान से मारने की धमकी तक दे देती है। तभी खबर मिलती है कि सिमी की गाड़ी पुल के पास मिली है और उसके जूते और पर्स भी वहीं पड़े हैं। सबको लगता है कि उसने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर रसिका शांत होती है और नया प्लान सोचने लगती है। इधर सिमी किडनैप होने के बाद भी हार नहीं मानती। उसे डराने के लिए डॉक्टर स्वामी उसका खून निकालता है और किडनी बेचने की धमकी देता है। शाम को मनोहर फिरौती के पैसे लेकर पहुंचता है, लेकिन प्लान शुरू
शुरू होते ही साकू और मुरली लालच में आकाश को धोखा दे देते हैं। वो उसे कुर्सी से बांधकर सारे पैसे खुद रखना चाहते हैं। आयरनी ये होती है कि आकाश और सिमी दोनों एक ही कमरे में बंधे रह जाते हैं। सिमी उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन आकाश उल्टा कहता है कि सबसे ज्यादा खतरे में वो खुद है, क्योंकि मनोहर के बचने का सबसे आसान तरीका उसे ही मरवा देना है। उसी वक्त डॉक्टर स्वामी सिमी की ब्लड रिपोर्ट देखता है और एक जरूरी बात जानकर तुरंत उसके पास पहुंचता है। बाहर मुरली पैसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मनोहर उसे गोली मार देता है। साकू किसी तरह मनोहर को लिफ्ट में फंसाकर पैसे लेकर भाग जाती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने तक मुरली दम तोड़ चुका होता है। ऊपर से उसे पता चलता है कि जिसे वो असली पैसा समझ रही थी वो नकली था। इधर सिमी अपनी रस्सी खोलकर आकाश को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर स्वामी बीच में आ जाता है। दोनों की लड़ाई के बाद सिमी दोबारा बेहोश हो जाती है। डॉक्टर स्वामी उसे कार की डिक्की में डालकर आकाश के साथ मुंबई के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो बताता है कि सिमी का BRH नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। एक अमीर आदमी की बेटी को उसी ब्लड ग्रुप के लिवर की जरूरत है। अगर सिमी का लिवर बेच दिया जाए तो 5 करोड़ से भी ज्यादा मिलेंगे और उसमें से आधे पैसे आकाश के होंगे। उन पैसों से वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी करवा सकता है, लेकिन आकाश इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि इसके लिए सिमी को मरना पड़ेगा। कहानी अचानक 2 साल आगे बढ़ जाती है। सोफी अब यूरोप में अपनी नई जिंदगी जी रही होती है। तभी एक पब के बाहर उसे आकाश का पोस्टर दिखता है। अंदर जाकर वो देखती है कि आकाश वही पियानो बजा रहा है जिसका उसने कभी सपना देखा था। हैरान सोफी उससे पूरी कहानी पूछती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि मुंबई जाते वक्त डॉक्टर स्वामी सिमी को दोबारा इंजेक्शन देने के लिए कार से उतरता है, लेकिन सिमी उस पर हमला करके उसे मार देती है। फिर वो कार लेकर सीधा आकाश को कुचलने निकल पड़ती है। बस कुछ ही पल बाकी होते हैं कि अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है। ये वही आवाज होती है जो फिल्म की शुरुआत में सुनाई दी थी। दरअसल जिस खरगोश पर किसान ने निशाना लगाया था वो उछलकर सिमी की कार के विंडशील्ड पर आ गिरता है। कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और भयानक एक्सीडेंट में सिमी की मौत हो जाती है। आकाश किसी तरह मुंबई पहुंचता है और एक दोस्त की मदद से लंदन चला जाता है। तब से वो उसी पब में पियानो बजा रहा है। वो सोफी को अपना शो देखने के लिए बुलाता है, लेकिन सोफी की अगली सुबह फ्लाइट होती है। दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने का वादा करके अलग हो जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में आकाश सड़क पर चलते हुए अपनी छड़ी से एक कैन को जोर से मार देता है। यही फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ देती है, क्या आकाश आज भी अंधा है या उसकी आंखें वापस ठीक हो चुकी हैं? वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।